सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ नैरेटिव्स इन फिल्म्स। तो जो टाइप्स ऑफ नैरेटिव्स हैं वो हैं नॉन लीनियर, लीनियर, एंथोलॉजी, कॉम्पोजिट फिल्म्स, ensemble कास्ट, मल्टी नैरेटिव, हाइपरलिंक सिनेमा, सरियल, ब्रेकिंग द फोर्थ वॉल। चलिए अब इनको एक एक करके समझते हैं। लीनियर नरेशन तो आपको पता ही होगा कि लीनियर नरेशन क्या होता है। जो भी चीज़ लीनियर होती है, लाइन से होती है, एक के बाद एक होती है, सीक्वेंस में होती है, जैसे इवेंट्स हुए हैं, जिस टाइमलाइन में इवेंट्स हुए हैं उसी में होती है, दैट विल बी कॉल्ड अ लीनियर नरेशन। Film narratives are usually linear. That means we see the events of the story unfolding in the order in which they occurred. तो जिस सीक्वेंस में फिल्म के चीज़ें हो रही हैं उसी तरह दिखाई जाती हैं, उसको लीनियर कहते हैं। अब आप कहोगे इसका क्या मतलब है? मतलब फिल्म तो फिक्शनल है, तो हमें कैसे पता कि वो चीज़ कब कैसे हुई है? तो बेसिकली आप इसको इस तरह समझिए कि आप टाइम जो है, टाइम हमेशा T1 से T2 पे चलता है। मतलब आप समझ लिए T1 एक 8 बजे है और T2 10 बजे है। तो T2 बात का टाइम है और T3 आप समझ लीजिए 12 बजे का टाइम है। तो अगर 8 से 12 बजे की ये स्टोरी है, तो स्टोरी T1 से T2 पे जाएगी, T2 से T3 पे जाएगी। अब समझ लो, टाइम 1 से टाइम 2 पे जाएगी, टाइम 2 से टाइम 3 पे जाएगी। तो जैसे चीज़ें हुई हैं, जिस टाइम में चीज़ें हुई हैं, उसमें टाइम के साथ खेला नहीं जाएगा। तो लीनियरली इसको कहते हैं कि आप जब लीनियर नैरेटिव की बात करते हैं तो आप ये बात करते हैं कि आप टाइम के साथ आगे पीछे नहीं करते हो। जैसे सीक्वेंसेस जिस टाइम में हुए हैं आप उनको वैसे ही दिखाते हो। For example, in Toy Story, we follow Woody and Buzz's adventure in a linear order, starting at the beginning and ending with the conclusion of the story. Linear narratives are the most common form. Flashbacks does not make a linear film non-linear. अच्छा, ये जो लाइन मैंने लास्ट लिखी है, फ्लैशबैक्स डज नॉट मेक अ लीनियर फिल्म नॉन लीनियर, इसके बारे में बहुत बहस है। जब मैंने एक बार क्लास में भी इस बारे में बताया था तो मेरी बहुत बहस हुई थी बच्चों के साथ, क्योंकि फ्लैशबैक्स को लोग समझ नहीं पाते हैं कि है क्या। और फ्लैशबैक्स की डेफिनेशन भी ओवर द टाइम और उसका यूजेज ओवर द टाइम बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है। फ्लैशबैक्स बेसिकली अगर आप शब्द को ध्यान दो और आप इसको संधि विच्छेद कर दो, इसको बाइफरकेट कर दो, तो दो शब्द निकल के आते हैं, एक है फ्लैश और एक है बैक। तो आप बैक में कुछ हुआ है, सीन के बीच में बैक में कुछ हुआ है, उसको फ्लैश में दिखा देते हो, जिससे वो जो चीज़ है ऑडियंस को रिमाइंड हो जाती है कि अच्छा ऐसा कुछ हुआ था। क्योंकि शुरुआत में अगर मान ली फिल्म की कुछ हुआ था और प्री क्लाइमैक्स में आपको कुछ दिखाना है, तो ऑडियंस को होता है याद ना हो पर्टिकुलर सीन, या वो उतना इंपॉर्टेंट ना हो, पर वो आपने वो सीन इसलिए रखा था क्योंकि उसकी इंपॉर्टेंस एंड में निकल के आने वाली थी, तो आप उसका एक फ्लैशबैक मारते हो। अब धीमे धीमे क्या हुआ कि फ्लैशबैक्स बड़े होने लगे, तो उसमें डायलॉग्स आने लगे, और धीमे धीमे ऐसा हुआ कि वो अपने आप में एक कहानी बनने लगे। और उसके बाद लोगों ने वो जो एक कहानी थी जो जंप करती है दूसरे टाइमलाइन में, उसको ही फ्लैशबैक बोलने लगे। पर वो एक्चुअली फ्लैशबैक नहीं है, वो एक्चुअली एक तरीका है स्टोरी को दिखाने का, नॉन लीनियर फॉर्म है वो। जैसे कि अगर आप बादशाह पिक्चर देखो, तो बादशाह पिक्चर में रजनीकांत को दिखाते हैं और फिल्म के आधे में रजनीकांत के पास्ट पे चले जाते हैं हम। तो आप अगर रजनीकांत के अभी को T1 मानते हो तो पीछे वाले टाइम को T2 मान लो, और उसके बाद हम वापस T1 में लौट के आते हैं। तो आपने क्या किया, आप T1 से T2 पे जंप करते हो, दूसरी टाइमलाइन पे जंप करते हो, और फिर उसी टाइमलाइन से आप वापस T1 वाली टाइमलाइन पे आते हो। तो बेसिकली आप जब T2 पे जंप करते हो, उस जोन में जंप करते हो, तो आप वो पूरी स्टोरी अलग तरीके से दिखा रहे हो, वो पूरी स्टोरी दिखा रहे हो उस टाइम की। सो इट कैनॉट बी अ फ्लैशबैक। इट, फॉर द लैक ऑफ बेटर वर्ड्स, लोग बोल देते हैं कि इट्स अ फ्लैशबैक, बट इट कैन नॉट बी अ फ्लैशबैक। It is the procedure of showing a non-linear film, that I would call it non-linear film, because उसमें T1 T2 T3 वाला जो फंडा है कि आप जैसा टाइम में अकर हुई हैं चीज़ें आप वैसे ही दिखा रहे हो, वो नहीं है फंडा उसमें। इन केस कोई आदमी बैठ के वहाँ पे सोच रहा है और सोचते सोचते वो एक पुराने जोन में चला जाता है जहाँ वो अपनी पुरानी स्टोरी बताता है। जैसे कि कटप्पा वाली फिल्म है बाहुबली, उसमें बाहुबली पूछता है कि मेरा बाप कौन है, तो वो बताने लग जाता है कि भैया तुम्हारे बाप पिताजी ये थे, तो वो पुरानी स्टोरी नरेट करने लग जाता है। अगेन दैट वुड also be called a flashback, that would be called a background story, it would be a better word for that, but it won't be called a flashback technically। आप उसे फ्लैशबैक इस्तेमाल करते हो और आप उसे यूज करोगे, और आप उसको बॉलीवुड में जब बात करोगे तो आप उसे फ्लैशबैक ही बोलोगे, क्योंकि जो लिंगो चल रहा है आप उसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते और यहाँ पे दुनिया बदलने नहीं आए हो। बट टेक्निकली वो फ्लैशबैक नहीं है, टेक्निकली वो एक बैकग्राउंड स्टोरी है। सो ये फंडा समझो कि जब भी आप टाइम में ऊपर नीचे शिफ्ट करोगे, अलग अलग जगहों पे शिफ्ट करोगे, that won't be a linear film, that would be a non-linear film, it won't be called a flashback, because flashback has to be for a 1 or 2 seconds long only। तो आई होप कि वो थोड़ा सा डिफरेंस आपको क्लियर हुआ होगा।
लीनियर फिल्म के एग्जांपल्स हैं शोले, गॉडफादर, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, शॉशैंक रिडेम्पशन, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में भी आपको सारा लीनियर है, जैसे चीज़ें हो रही हैं वैसे दिखाई जाती हैं। गॉडफादर में भी जैसे चीज़ें हो रही हैं वैसे दिखाई जाती हैं। शॉशैंक रिडेम्पशन में आगे पीछे फ्लैशबैक्स आते रहते हैं छोटे छोटे, बट ओवरऑल लीनियर स्टोरी है। शोले में एक पूरा चंक है जो पुराने टाइम में जाता है, जिसमें हम संजीव कुमार की फैमिली को देखते हैं। तो वो फ्लैशबैक उसको बोला जाता है, पर वो एक्चुअली अगेन फ्लैशबैक नहीं है, वो उसकी बैकग्राउंड स्टोरी है, उस कैरेक्टर की बैकग्राउंड स्टोरी है। फ्लैशबैक अगेन उसको समझिए आप, ये सिर्फ मैं डिफरेंस समझा रहा हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि आप उसको यूज़ करने लगो और लोगों से डरने लगो प्रोड्यूसर से कि नहीं नहीं सर वो फ्लैशबैक नहीं है, वो बैकग्राउंड स्टोरी है। नेवर एवर फाइट with people on the meanings of the word, because that is the worst kind of fight that you can get into. It is not your goal to teach someone कि उस शब्दों का क्या मतलब है। जब धंधा करने उतरे हो तो जो सामने वाला बोलता है वो बोलो। अगर सामने वाला बंदा गुजराती में बोलता है तो आप गुजराती भाषा का इस्तेमाल कीजिए। अगर सामने वाला बंदा मारवाड़ी में बोलता है तो आप मारवाड़ी भाषा का इस्तेमाल करिए, ठीक है। तो आप उसमें मत पड़िए कि क्या सही है क्या गलत है, बट ये मैं सिर्फ आपको बताने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो वो बैकग्राउंड स्टोरी है, फ्लैशबैक नहीं है। सो नाउ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ नॉन लीनियर नरेशन। Non-linear narrative, disjointed narrative, or disrupted narrative is a narrative techniques sometimes used in literature, film, hypertext websites, and other narratives where events are portrayed, for example, out of chronological order, or in other ways where the narrative does not follow the direct causality pattern of the events featured. घुमा के बात बोली गई है, बात वही है, अभी बताऊंगा। Such as parallel distinctive plot lines, dream immersions of narrative another story inside the main plot line. It is often used to mimic the structure and recall of human memory, but has been applied for other reasons as well. तो जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, कंफ्यूजन था, ये मैंने इसलिए एक जगह से निकाला है। ये जाहिर सी बात है मेरी लैंग्वेज नहीं है, इतनी क्लिष्ट भाषा इंग्लिश की मैं यूज़ नहीं करता हूँ, पर ये मैंने कहीं से निकाला है, और ये निकाला इसलिए क्योंकि ये मुझे सबसे अप्रोप्रिएट लगा। इसलिए क्योंकि जब मेरा बहस हुआ था बच्चों के साथ तो यही इसी चीज़ के ऊपर हुआ था कि फ्लैशबैक और नॉन लीनियर में क्या डिफरेंस है। तो फ्लैशबैक इज जस्ट अ टेक्निक ऑफ एडिटिंग, नथिंग एल्स। बट अब नॉन लीनियर की आप बात करते हो नैरेटिव की, तो वो आपका एक पूरा एक ट्रीटमेंट है फिल्म को दिखाने का। तो आप कुछ डेटा कंसील करते हो जो आप बाद में दिखाते हो, या कोई एक ड्रीम सीक्वेंस है जिसको आप बीच में डालते हो जस्ट टू मेक द फिल्म मोर इंटरेस्टिंग। तो ये एक तरीका है। तो इसमें टाइम जोन के साथ आप खेलते हो। मोमेंटो में जैसे नॉन लीनियर है, आगे पीछे मूव कर रही है, टाइम जोन। तो अगर एक दिन को 24 घंटे को आप T1 से T4 के बीच में करो कि 12 बजे आपका T1 होता है, 1 बजे T2 होता है, उसके बाद T3 T4 T5 होता है। तो जैसे T1 से लेके T24 तक, T1 से लेके T12 से लेके T24 तक जैसे चीजें दिख रही हैं वैसे हो रहा है तो नॉन लीनियर है। पर अगर आप 24 तारीख के स्टोरी दिखा रहे हो और उसमें आप बीच बीच में 25 तारीख को भी दिखा रहे हो, फिर कभी 23 तारीख के भी इवेंट्स दिखा रहे हो और जस्टिफाई कर रहे हो स्टोरी के फॉर्म में, तो फिर वो नॉन लीनियर होगा। या आप उसी के साथ खेल जाते हो, जो T1 से लेके T24 तक जो स्टोरी आपके पास है, जो लीनियर स्टोरी है, उसी में आप खेल जाते हो। आप क्या करते हो कि आप T13 पहले दिखाते हो, फिर आप T2 पे आते हो, फिर आप T17 पे जाते हो, फिर आप T24 पे जाते हो, फिर आप T1 पे आते हो, तो आगे पीछे करते थे उसको, तो वो नॉन लीनियर हो जाता है। जैसे पल्प फिक्शन इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एग्जांपल्स ऑफ नॉन लीनियर सिनेमा, जहाँ पे स्टोरी के जो सीन्स हैं वो एकदम से समझ में नहीं आते कि मतलब कौन सी चीज़ कहाँ चल रही है। उसमें एक कैरेक्टर है जॉन ट्रैवोल्टा का जो मर जाता है फिल्म के बीच में, डिस्क्लेमर, स्पॉइलर अलर्ट, कि वो मर जाता है फिल्म के बीच में, पर थोड़ी देर बाद वापस उसका एक, तो हम पास में चले जाते हैं तो फिल्म के एंड में भी वो दिखाई पड़ता है, उसके बाद के सीन्स में वो दिखाई पड़ता है, बट फिल्म के बीच में उसको गोली मार देते हैं और लिटरली मर जाता है। मतलब इस तरह की फिल्म तो आज तक कभी बनी नहीं है। सो दैट इज व्हाई टेरेंटिनो इज हेल्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डायरेक्टर्स, कि ऐसा कुछ सोचना तो उसी आदमी के बस का है। तो आई होप कि आपको लीनियर नॉन लीनियर समझ में आ गया। बहुत ज़्यादा टेक्निकली इसमें मत घुसो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल है नहीं, जितना टेक्निकल किताबों के थ्रू और वेबसाइट्स के थ्रू इसको बना दिया गया है। आपको जैसे स्टोरी समझ में आती है आप उसको वैसे लिखो। अगर आपको नॉन लीनियर समझ में आता है तो आप नॉन लीनियर लिखो, आप आगे पीछे उसको करो। बेसिकली फंडा क्या है कि आपको इंटरेस्ट मेंटेन करना है। कई बार कुछ स्टोरीज ऐसी होती हैं जो आप लीनियरली उनको सुनाते हो तो वो उतनी इंटरेस्टिंग नहीं होती हैं। तो अभी आप देखो कि एक आदमी जलेबी लेने के लिए जा रहा है और कट्टो आप सीन दिखाओगे उसके कपड़े फटे हुए और भागता हुआ जा रहा है, ठीक है, तो आपने बीच का सीन काट दिया, उसमें ये मैजिक की तरह हुआ। अब आप फ्लैशबैक में जाते हो, फ्लैशबैक में आप बैकग्राउंड दिखाते हो कि एक्चुअली हुआ क्या, तो आप दिखाते हो रास्ते में कुत्ता आ गया था, कुत्ते ने उसे काट लिया।
तो बेसिकली आप इसको ऐसे भी दिखा सकते थे कि एक आदमी जा रहा है, उसको कुत्ते ने काटा और वो नंगा होकर भाग रहा है। पर लीनियरली वो एक नॉर्मल सी चीज़ होती, जो कि लोगों को कुत्ते काटते लोगों ने देखा है और कपड़े फटते भी लोगों ने देखा है, तो वो इंटरेस्टिंग नहीं होता। पर जैसे ही आपने एक आदमी को दिखाया और नेक्स्ट सीन में आपने उसे कपड़े फटते हुए दिखाया, ये एडिटिंग वाली चीज़ है। एडिटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझिए इसको, कि कपड़े फटे हुए दिखाए तो आपके अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप हुई कि अरे यार ये कपड़े कैसे फट गए इसके। एंड फिर आप दिखाते हो सीन को, पीछे लेके आते हो उस टाइम में जो बीच में वाला T2 था, आप समझ लो बीच वाला सीन T2 था, तो आप T2 को अब दिखाते हो T3 के बाद, और आप देखते हो कि उसकी कपड़ा उसको कुत्ते ने काटा था इसलिए कपड़े फट गए उसके। तो आपकी जो क्यूरियोसिटी वो शांत होती है। तो आप सोचो कौन सा वर्जन ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, पहला वाला या दूसरा वाला। पर अगर पहला नॉन लीनियर था और दूसरा नॉन लीनियर है, तो नॉन लीनियर वाला ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसीलिए कई बार फिल्म मेकर्स जस्ट टू मेंटेन द इंटरेस्ट एंड टू कंसील सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ऑडियंस चीज़ों को आगे पीछे कर देते हैं, ताकि ऑडियंस को इंटरेस्ट मेंटेन रहे उसमें। Examples: Rashomon is one of the earliest examples of non-linear cinema. It's one of the greatest films of Akira Kurosawa, and it's also one of my favorite films. मैंने पता नहीं कितनी बार देखी है कॉलेज टाइम में, अब तो मैं नहीं देख सकता इस पिक्चर को। जो पिक्चर मैं पहले देखता था वो आज मुझे बहुत ज़्यादा बोरिंग लगती है, पता नहीं क्यों, फॉर सम अननोन रीजन। पल्प फिक्शन अगेन वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म्स, हज़ारों बार देखी है पिक्चर, पता नहीं क्यों मैं इसे डाउनलोड करके बार बार देखा करता था पिक्चर। टेरेंटिनो और कश्यप यही दो लोग थे जिनकी वजह से मैं फिल्म इंडस्ट्री में आया था। एक तो मुझे पता है मुझे अब अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी, मैं ज़्यादा गाली नहीं देना चाहता उस आदमी को, बट अनुराग कश्यप आजकल एक्टिंग कर रहे हैं, तो मतलब उनको देख के मैं डायरेक्शन में आया था, पता चला वो आदमी एक्टिंग में चला गया, वो अंदर से एक एक्टर ही था। खैर उसकी बात नहीं करेंगे। इटर्नल सनशाइन और स्पॉटलेस माइंड, चार्ल्स कॉफमैन की ये फिल्म बहुत ही कमाल की है। आप इसको देखोगे आपकी बुद्धि हिल जाएगी। इट डिग्स डीप इनटू द साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन माइंड, व्हिच आई लव अबाउट चार्ल्स कॉफमैन। आई डोंट नो बहुत टाइम से वो फिल्म नहीं बना रहे, बहुत पैसा कमाने लगता है भाई ने। बट अगेन मेमेंटो, क्रिस्टोफर नोलान की 500 डेज ऑफ समर, 500 डेज ऑफ समर, जो रोमांटिक लोग हैं वो देखें, बहुत ही कमाल की फिल्म है। मतलब जितनी बार भी देखोगे उतनी मजा आएगा, और मेरे ख्याल से जब ये पिक्चर रिलीज हुई होगी तब भी लोगों को इसको देखने में मजा आया होगा, और आज अगर आप इस पिक्चर को देखते हो तब भी आपको इस पिक्चर को देखने में बहुत मजा आएगा। एंथोलॉजी फिल्म्स क्या होती हैं, तो इसको हम पढ़ते हैं अपने आप समझ में आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। नाम सुनने में भोगा जैसा लग रहा होगा, कोई मेडिसिन का नाम है एंथोलॉजी, बट एक्चुअली बहुत सिंपल सी चीज़ है। An anthology film, also known as omnibus film, package film, or portmanteau film, is a subgenre of films consisting of several different short films, often tied together by only a single theme, premise, or brief interlocking event, often a turning point. Sometimes each one is directed by a different director. ये मैंने बिना फुल स्टॉप कॉमा के पढ़ दिया आपके सामने एक साथ, तो उसका बेसिक फंडा बता देता हूँ। ये तो इंग्लिश में है, तो आपको उसमें इन्होंने भारी भारी वर्ड डाल दिया, ओमनिबस, पोर्टमेंटो एंड उस तरह के वर्ड डाल दिए। बेसिकली जब कोई फिल्म कलेक्शन ऑफ फिल्म्स होती है तो वो एंथोलॉजी ऑफ फिल्म्स होती है। अब इन फिल्मों में कोई कनेक्शन तो होता नहीं है, जैसे मैंने एम्फीगोरी बनाई थी उसमें 12 स्टोरीज थी, उनका एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं था। तो वैसे ही बहुत सारे फिल्म मेकर्स ने, जैसे जिम जास्मुच की फिल्म है कॉफी एंड सिगरेट्स, इसमें भी बहुत सारी फिल्में हैं, कुछ 8-10 फिल्में थी। यही बेसिकली यही फिल्म मेरा इंस्पिरेशन था एम्फीगोरी बनाने के लिए, और इस फिल्म को देख के मैंने एम्फीगोरी बनाई थी, और इस पिक्चर को मैंने उस टाइम में बहुत बार देखा था, एंड आई वाज लाइक आई वांट टू मेक समथिंग लाइक दिस। और इसमें एक चीज़ थी कि कॉफी एंड सिगरेट्स वाज द मेन थीम ऑफ ऑल द स्टोरीज, सो द स्टोरीज वर नॉट कनेक्टेड विद एनी अदर स्टोरीज, कोई भी स्टोरी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड नहीं थी। तो आपको इसको क्यों देखेगा, एक के बाद एक स्टोरीज आ रही है जिसका कोई मतलब ही नहीं है, तो आपने उसमें कॉमन थीम डाल दी ताकि वो एक थ्रेड में बंध जाए, ताकि यू गेट दिस होलसम आइडिया कि वो एक फिल्म है, सिर्फ साइकोलॉजिकल बकचोदी है और कुछ नहीं। तो इसीलिए मैंने जब एम्फीगोरी अपनी पहली पिक्चर बनाई थी तो उसमें एक किताब डाल दी थी, और उस किताब का नाम था एम्फीगोरी, जो मैंने उस टाइम लिखी थी। तो मैंने वो किताब उसमें डाल दी थी, विच वॉज ऑल्सो कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। तो जब मैंने वो किताब सोचा था प्रमोशन करूंगा, तो मैंने सोचा इसी पे फिल्म बना देता हूँ। तो उससे शॉर्ट स्टोरीज नहीं थी उठाई थी, मैंने अपनी अलग शॉर्ट स्टोरी लिखी थी, उस पर मैंने फिल्म बनाई, और एक किताब के थ्रू उनको जोड़ा कि हर एक शॉर्ट स्टोरी में वो किताब आती है, उसका कोई मतलब नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है, बट वो एक होलसम फीलिंग देती है कि ये एक ही फिल्म है। वाई? बिकॉज इट इज कनेक्टेड बाय वन थीम, दैट बुक कॉफी एंड सिगरेट्स। अब ऐसी बहुत सारी फिल्में बनी हैं, जैसे कि कॉफी एंड सिगरेट्स, ट्वाइलाइट जोन, द जोन, जो ट्वाइलाइट जोन बेसिकली एक सीरियल है रॉड सर्लिंग का, जो कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट शो माना जाता है, उसको जरूर देखना। मतलब एक एक स्टोरी उसकी मास्टरपीस है, मतलब एक एक स्टोरी मैं तो पता नहीं रिपीट करके कितनी बार देखी है। मतलब जब भी मैं ट्वाइलाइट जोन देखता हूँ मेरा दिमाग हिल जाता है। न्यूयॉर्क स्टोरीज, पेरिस आई लव यू बेसिकली है उसका मतलब, थ्री एक्सट्रीम्स, इसके अलावा और भी बहुत सारी फिल्में हैं, पर थ्री एक्सट्रीम्स वो फिल्में जो मैंने कॉलेज में बहुत पिक्चर देखी। थ्री एक्सट्रीम्स और थ्री, ये दो पिक्चरें मैंने कॉलेज में देखी थी, अगेन मेरी बुद्धि हिल गई थी। अलग अलग डायरेक्टर्स इसमें, थाई, जापानीज, एशियन डायरेक्टर्स थे, और एशियन डायरेक्टर्स की खासियत ये है कि दे शो वेरी वायलेंट एंड गॉरी विजुअल्स,
ऐसे जो मतलब देख के आदमी की बुद्धि हिल जाए। जैसे ऑडिशन फिल्म देख लो, उसमें एक सीन है जिसमें वो लड़की एक आदमी का पैर काट रही है रस्सी से, ओहो हो, हड्डी जब काटती है, ओह, बहुत ही गंदा सीन है। तो वो हॉरिफाइंग है बहुत ज़्यादा। तो ये सब पिक्चर मैंने उस टाइम पे देखी थी। एंड ये सारी फिल्में कलेक्शन है डिफरेंट स्टोरीज का, जिसको अलग अलग डायरेक्टर्स ने डायरेक्ट किया है। तो इसको इन सारी फिल्मों में, एंथोलॉजी फिल्म्स में, सबको एक थीम से जोड़ा जाता है। तो अगर न्यूयॉर्क स्टोरीज है तो उसमें न्यूयॉर्क में जो स्टोरीज हैं उसको जोड़ा है, तो उसकी थीम न्यूयॉर्क है। पेरिस में एफिल टावर को देख के सारी स्टोरीज एफिल टावर के आसपास या पेरिस के आसपास ही रिवॉल्व कर रही है, तो वो थीम पेरिस हो जाती है। थ्री एक्सट्रीम्स में थ्री एक्सट्रीम्स ही हैं बेसिकली, और कुछ नहीं था उसमें, बट थ्री बहुत ही एक्सट्रीम स्टोरीज थी वो। बिकॉज थ्री हिट हो गई थी बहुत ज़्यादा। जो एक थ्री फिल्म थी उसमें तीन शॉर्ट फिल्म्स थी अलग अलग डायरेक्टर्स की, वो हिट हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद उन्होंने थ्री एक्सट्रीम्स बनाई थी, पर थ्री एक्सट्रीम्स कुछ ज़्यादा एक्सट्रीम हो गई थी, तो उसके बाद वो उतनी हिट नहीं हो पाई। तो उसके बाद जो आगे बनी है फिल्में वो भी उतनी हिट नहीं हुई है, बट जो पहली दो फिल्में थी थ्री एंड थ्री एक्सट्रीम्स वर रियली गुड एंड हिट। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है कॉम्पोजिट फिल्म्स। अ कॉम्पोजिट फिल्म इज अ फीचर फिल्म हुज स्क्रीन प्ले इज कंपोज्ड ऑफ टू और मोर डिस्टिंक्ट स्टोरीज। अब आप कहोगे इसमें और एंथोलॉजी में क्या डिफरेंस है, बताता हूँ अभी। More generally, composite structure refers to an aesthetic principle in which the narrative structure relies on continuity and linking rather than linearity. In a composite text or film, individual pieces are complete within themselves, yet they form a whole work that is greater than the sum of its individual part. मुझे पता है थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होगे कि क्या बकवास लिखी है, कितना कॉम्प्लेक्स लिखा है, ऐसा लग रहा है कोई लीगल डॉक्यूमेंट पढ़ रहे हैं। तो ये लाइन है, टू फॉर्म अ होल वर्क दैट इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स इंडिविजुअल पार्ट। तो बेसिकली एंथोलॉजी में और कॉम्पोजिट फिल्म्स में सिर्फ इतना माइनर सा डिफरेंस है कि कॉम्पोजिट फिल्म्स पूरी फिल्म होती हैं जिसमें मल्टीपल स्टोरीज हैं। जैसे आपने एक पिक्चर देखी होगी युवा। युवा में अभिषेक बच्चन की अलग स्टोरी है, अजय देवगन की अलग स्टोरी है, एंड उसकी अलग स्टोरी है। वो एक और जोन में आती है, मल्टीलिंक हाइपर नैरेटिव सिनेमा में भी आती है। बट कॉम्पोजिट फिल्म में भी अगर आप उसे डालना चाहो तो आप डाल सकते हो, बिकॉज तीन स्टोरीज हैं और सब एक दूसरे स्टोरीज एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। वैसे ही हमारा एक जो फिल्म है जिसका मैंने यहाँ पे पोस्टर लगाया हुआ है, लव एक्चुअली, जो आपको जरूर देखनी चाहिए, जो हर साल मैं डाउनलोड करके देखता हूँ, विच इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिल्म एवर मेड। पता नहीं क्यों मैं ऐसा बहुत सारी फिल्मों के लिए बोलता हूँ जो मैंने बहुत पहले देखी थी, बट देर आर सर्टेन फिल्म्स विच आर ग्रेट, और मैंने ज़्यादातर जो फिल्में बहुत अच्छी हैं उन्हीं का रेफरेंस यहाँ पे डाला है। तो लव एक्चुअली वो फिल्म है जो इज़ वन ऑफ द प्राइम एग्जाम्पल्स ऑफ कॉम्पोजिट फिल्म्स, जिसमें इन सारे लोगों की स्टोरीज हैं और ये सारे लोगों की स्टोरीज एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो एक आदमी ये कोई स्टोरी दिखाएंगे तो उसकी जो बहन है उसको फ़ोन करती है, फिर बहन की स्टोरी पे चले जाएंगे, फिर बहन का एक छोटा भाई है उस भाई की स्टोरी पे चले जाएंगे, फिर उस भाई का एक दोस्त है उस दोस्त की स्टोरी पे चले जाएंगे। तो एवरी कैरेक्टर इज कनेक्टेड टू ईच other in this film and everyone's story is shown till it circles back to the first character. So that is an example of composite film। जो मैंने लिखा है यहाँ पे उस पर मत जाओ, बेसिकली फंडा समझ लो। ये एंथोलॉजी फिल्म्स में फिल्म एक के बाद एक ऑल्टरनेटली दिखाई जाती हैं, पर कॉम्पोजिट फिल्म्स में स्टोरीज पैरेलली चलती हैं और सब कनेक्टेड होती हैं। एंथोलॉजी में फिल्में कनेक्टेड नहीं होती हैं, तो उसको कनेक्ट करने के लिए थीम डाल दी जाती है, पर कॉम्पोजिट फिल्म्स में सारी स्टोरीज एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। इट इज कंप्लीट फिल्म इन इट्स ओन। सारी स्टोरीज को कंक्लूजन मिलता है एंड में। एंथोलॉजी में जब फिल्म स्टार्ट होती है तो फिल्म खत्म होती है, फिल्म स्टार्ट होती है, फिल्म खत्म होती है। बट कॉम्पोजिट फिल्म्स में फिल्म जहाँ स्टार्ट होती है तो एंड में जाके खत्म होती है। जितने भी कैरेक्टर्स आप दिखाओगे कॉम्पोजिट फिल्म्स में, उनको जो क्लोजर है वो एंड में जाके ही मिलेगा। तो इट इज अ कंप्लीट फिल्म इन इटसेल्फ। एग्जाम्पल्स, लव एक्चुअली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिल्म्स, ट्रैफिक, रिक्वाइम फॉर अ ड्रीम, अयथा एजुथू। अयथा एजुथू मतलब युवा, ये मणिरत्नम की फिल्म थी, जो साउथ का वर्जन है वो, क्योंकि वो मुझे ज़्यादा पसंद है। युवा वाले वर्जन में मुझे सिर्फ अभिषेक बच्चन की एक्टिंग पसंद है। ओनली फिल्म वेयर आई लाइक अभिषेक बच्चन, अदरवाइज आई डोंट लाइक हिम। डरना मना है, डरना मना है वॉज एन एंथोलॉजी फिल्म एज वेल एज अ कॉम्पोजिट फिल्म, बिकॉज उसमें बड़ी इंटेलिजेंटली उन्होंने उसको डिफरेंट स्टोरीज को एक बेसिक प्लॉट लाइन के थ्रू, एक फाउंडेशन के थ्रू जोड़ा है। तो दैट इज वाई इट कम्स इन कॉम्पोजिट फिल्म्स एज वेल एज इन एंथोलॉजी फिल्म्स। तो उसमें क्या है, जिस फाउंडेशन से उस स्टोरी को उन्होंने बाकी स्टोरीज को जोड़ा है, उसकी भी अपनी स्टोरी है, उसमें भी एक आदमी कहानी सुना रहा है और बाद में जाके वो सारे लोग मरते हैं। तो इट कैन कम इन द बोथ कैटेगरीज। Ensemble films, this is one of the easiest genre to identify। अब मैं पहले पढ़ लेता हूँ। In a dramatic production, an ensemble cast is one which comprises of multiple principal actors and performers who are typically assigned roughly equal amounts of screen time। ये शब्द इसलिए निकाला गया है ensemble films, क्योंकि ऐसी बहुत सारी फिल्में प्रोड्यूसर्स बनाने लगे थे, स्टूडियोज बनाने लगे हैं, जिसमें दे हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मनी, सो दे कैन हायर अ लॉट एंड लॉट ऑफ सुपर स्टार्स एंड हाई बजट एक्टर्स। तो वो जो हाई बजट एक्टर्स जो हैं, वो जो हैं, जब आप उनको लेते हो तो जाहिर सी बात है वो
स्टोरी में देखेंगे कि आप मतलब उनको कितना स्क्रीन टाइम दे रहे हो। अगर रॉबर्ट डाउनी जूनियर है और क्रिस हेम्सवर्थ है तो दोनों को चाहिए कि भाई मेरे को भी थोड़ा दिखाओ उसमें। अगर आप शाहरुख, सलमान, आमिर, अजय देवगन, अक्षय कुमार सबको एक फिल्म में लेते हो तो सबको आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा ना। तो अगर सारे एक्टर को आप एक साथ ले लेते हो, शाहरुख, आमिर, सलमान, अक्षय कुमार, अजय देवगन, सैफ अली खान, सबको एक फिल्म में ले लेते हो, देन इट विल बिकम एन ensemble फिल्म। तो बेसिकली किसी फिल्म में बहुत सारे सुपरस्टार्स होते हैं, स्पेशल अपीयरेंस में नहीं, मेन कैरेक्टर्स में, सबके सब मेन कैरेक्टर्स में, क्योंकि सबको सबको सबका ईगो सेटिस्फाई करना है और सबको बराबर का रोल देना है। देन इट बिकम्स एन ensemble फिल्म। ठीक है। कभी खुशी कभी गम ensemble फिल्म कही जा सकती है, एवेंजर्स ensemble फिल्म कही जा सकती है। एंकरमैन द लेजेंड ऑफ रॉन बर्गंडी से बहुत सारे बड़े एक्टर थे, इसलिए ये भी ensemble कही जा सकती है। स्पॉटलाइट, ट्रॉपिक थंडर, ओशंस 11 इज वन ऑफ द बेस्ट examples of ensemble film, ensemble cast, which comprises of lots of superstars. Boogie Nights, one of my favorite film of Paul Thomas Anderson, who is also my favorite director. Still not, I don't know, but I have very good memories of Paul Thomas Anderson. मैं जब भी उनकी फिल्में देखता था मेरा दिमाग हिल जाता था। मास्टर करके उनकी फिल्में मैं देख नहीं पाया हूँ, मुझे देखनी है। आई वांट टू सी दैट फिल्म एज वेल। द एवेंजर्स, वो तो आप लोगों को पता ही है। मल्टी नैरेटिव हाइपरलिंक सिनेमा, जिसके लिए मैं एक टाइम में बहुत ज़्यादा क्रेजी था, पर मुझे पता नहीं था कि इस पूरे जॉनर का एक नाम भी होता है। हाइपरलिंक सिनेमा इज अ स्टाइल ऑफ फिल्म मेकिंग कैरेक्टराइज्ड बाय कॉम्प्लेक्स और मल्टी लीनियर नैरेटिव स्ट्रक्चर्स व्हिच आर यूज्ड इन वेज दैट आर इन्फॉर्म्ड बाय द वर्ल्ड वाइड वेब। अब ये वर्ल्ड वाइड वेब सिर्फ पे ध्यान दो, बाकी चीज़ पे ध्यान मत दो। वर्ल्ड वाइड वेब का मैं तुम समझाता हूँ। जब तुम विकीपीडिया पे जाते हो तो विकीपीडिया पे तुम पढ़ रहे हो शाहरुख खान के बारे में, तभी आया सलमान खान के बारे में, तुमने क्लिक किया, तुम सलमान खान के पेज पे पहुंच गए। फिर वहां जाकर तुमको पता चला, तुमने देखा कि यार वो प्यार की तो डरना क्या है पिक्चर के बारे में पूछा गया, तुम्हारे दिमाग में पूछा है, तुमने वहां क्लिक कर दिया और वहां से तुम काजोल पे चले गए। वहां से फिर उसके बाद तुम काजोल पे आए तो फिर तुम अजय देवगन पे चले गए, अजय देवगन से तुम उसके फादर वीरू देवगन पे चले गए, वहां से तुम अमिताभ बच्चन की सूट पे चले गए। तो यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस थ्रू द यूज ऑफ दैट पर्टिकुलर लिंक। तो दैट इज कॉल्ड लिंकिंग। ठीक है। वो हाइपर लिंक का जो मतलब है वो यही है कि यू कीप ऑन चेंजिंग लिंक्स। ओके, दैट इज वाई द वर्ल्ड वाइड वेब वर्ड इज यूज्ड हियर। बाकी चीज पे ध्यान मत दो। द टर्म वॉज कॉइन्ड बाय ऑथर एलिसा क्वार्ट। पता नहीं क्यों ऐसा टिपिकल वर्ड कॉइन किया था। हु यूज द टर्म इन अ रिव्यू ऑफ द फिल्म हैप्पी एंडिंग्स। क्योंकि कोई शब्द था नहीं तो उसने अच्छा किया, मतलब कॉइन करके बढ़िया है। For the film journal Film Comment in 2005, film critic Roger Ebert popularized the term when reviewing the film Syriana in 2005. These films are not hypermedia and do not have actual hyperlinks but are multilinear in more metaphorical sense. तो अब मैं आपको बताता हूँ एक सिंपल सा तरीका जिससे आपको समझना है। ये सब पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, ये उनके लिए है जो टेक्निकल भी जानना चाहते हैं। तो एक टेक्निकल डेफिनेशन ये है। अब लेमैन की गवारों वाली डेफिनेशन ये है कि मल्टी नैरेटिव हाइपरलिंक सिनेमा वो होता है जिसमें मल्टीपल स्टोरीज होती हैं और वो मल्टीपल स्टोरीज एक किसी इवेंट की वजह से उनकी लाइफ में सब में चेंज आ जाता है। बस ये है। बाकी जो हमने पहले कॉम्पोजिट पढ़ा है वो सब पढ़ा है, उसको अभी 2 मिनट किनारे करो। अब इसमें इस चीज को समझो कि अगर किसी एक पर्टिकुलर प्लॉट पॉइंट से सबकी लाइफ में चेंज आता है, पास्ट की लाइफ उनकी चल रही थी, सडनली एक इवेंट होता है जिसमें से कुछ लोगों की लाइफ सबकी चेंज हो जाती है, तो वो मल्टी नैरेटिव हाइपरलिंक सिनेमा कहा जाता है। युवा पिक्चर में क्या हुआ? युवा पिक्चर में एक ब्रिज के ऊपर एक्सीडेंट हुआ, उस एक्सीडेंट के बाद सबकी लाइफ चेंज हो गई, वो तीनों एक दूसरे को जान गए। उससे पहले सब अपनी अलग अलग लाइफ जिंदगी जी रहे थे, उसके बाद उनकी लाइफ चेंज हुई और उसके बाद वो एक दूसरे के दुश्मन बने, दोस्त बने, या जो भी हुआ, उसके अलग अलग दुनिया, पूरी स्टोरी चेंज हो गई। अगर आप एक फिल्म है, मैं नाम भूल गया, एमरोस पेरोस। एमरोस पेरोस वाज वन ऑफ द फर्स्ट फिल्म्स वेयर आई सॉ दिस, जिसमें शुरुआत में ही एक आदमी कुत्ता लेके जा रहा होता है। भाई एमरोस पेरोस नहीं देखी तो देख लेना, मतलब ये किसी भी टाइम देखोगे तो मजा ही आएगा इस पिक्चर को देखने में। तो एमरोस पेरोस पे जब आप देखते हो तो शुरुआत में एक आदमी कुत्ता लेके जा रहा है कार में और उस कार का वो किसी को भेड़ देता है, एक्सीडेंट हो जाता है। वहां पे भिखारी होता है, कपल होते हैं और भी लोग होते हैं, और वहां पे एक्सीडेंट होता है और हमें पता नहीं चलता है क्या हो क्या रहा है। फिर सडनली हम पास्ट में जाते हैं और फिर सबकी लाइफ देखते हैं और सबकी लाइफ घूम फिर के कैसे उस एक्सीडेंट पे आके जुड़ती है, फिर वो देखते हैं। फिर उस एक्सीडेंट के होने के बाद सबकी लाइफ में कैसे चेंजेस आते हैं, फिर हम वो देखते हैं। सो दिस इज व्हाट हैपेंस। मल्टी नैरेटिव हाइपरलिंक सिनेमा वो होता है जहाँ पे एक इवेंट से सबकी लाइफ में चेंज हो जाता है और उनकी हम सबकी लाइफ एक एक करके दिखाते हैं, पास्ट की और प्रेजेंट की दोनों की, क्योंकि हमें ये भी दिखाना है कि कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट मतलब क्या चीज़ हुई, उससे इफेक्ट क्या हुआ, तो उनकी पास्ट लाइफ क्या थी और वो सबके सब उस इवेंट से उनकी लाइफ में चेंजेस क्या है। दैट इज वॉट वी शो, दैट इज वॉट मल्टी नैरेटिव हाइपरलिंक सिनेमा इज। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 21 ग्राम्स, बेबल, लॉक स्टॉक एंड टू स्मोकिंग बैरल्स, वेदम, ये सारे एग्जाम्पल इसी चीज के हैं कि एक पर्टिकुलर इंसिडेंट से सबकी लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं। ब्रेकिंग द फोर्थ वॉल, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस थिंग्स विच हैज नॉट बीन यूज्ड इन इंडिया दैट मच। प्यार के साइड इफेक्ट्स में राहुल बोस ने किया है कि जहाँ पे
वो बात करता है। खैर एनीवेज पहले हम समझ लेते हैं टेक्निकल वर्डिंग्स क्या है इसकी। द फोर्थ वॉल is an imaginary wall that separates the story from the real world. This term comes from the theater where the three surrounding walls enclose the stage while an invisible fourth wall is left out for the sake of the viewer. The fourth wall is the screen we are watching. We treat this wall like a one-way mirror. The audience can see and comprehend the story, but the story cannot comprehend the existence of the audience. If you break that wall, you break that accord. This is called breaking the fourth wall. It can also be described as the story becoming aware of itself. तो बेसिकली एक बेसिक साइकोलॉजी है कि आप कोई कैरेक्टर अगर आप उसको फिल्म में देख रहे हो, सडनली वो कैमरे में देख लेता है, तो आप एक एक मिथ ब्रेक हो जाता है। या आप फिल्म में देख रहे हो, आप उस आदमी से बात कर रहे हो, तो आप जब किसी से बात करते हो तो जैसे आपको पता है कि 90% कम्युनिकेशन जो होता है वो बॉडी लैंग्वेज का होता है, आंखों से होता है। वैसे ही समझना जरूरी है कि जब कोई कैरेक्टर कैमरे में देख लेता है और आपकी आंखें उससे मिल जाती हैं, देन यू फील वेरी पर्सनल कनेक्शन विद हिम, एंड देन यू रियलाइज दैट यू आर एक्चुअली नॉट वॉचिंग अ सिनेमा, अ फिक्शनल कंटेंट, एंड यू आर एक्चुअली इंटरेक्टिंग विद दैट पर्सन। तो साइकोलॉजिकली आपको हिट करता है। तो ये जो चीज़ है ये बहुत अवॉइड की जाती है सिनेमा में, और अगर कोई एक्टर गलती से भी कैमरे में देख लेता है तो वो सीन दोबारा शूट होता है। और ये चीज़ आप जब शूट पे जाओगे, कभी भी मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में, किसी भी फिल्म इंडस्ट्री के शूट पे जाओगे, तो आप देखोगे कि ये एक मेजर प्रॉब्लम होती है बहुत सारे एक्टर्स के साथ कि वो कैमरे में देख लेते हैं। नए एक्टर्स के साथ जो बहुत एक्सपीरियंस एक्टर है उनको पता है कि कैमरा कैसे अवॉइड करना है। कि आपके एक सेकंड के भी अगर आंख कैमरे में पास करते हुए भी चली गई तो वो ऑडियंस से कनेक्ट हो जाएगी, क्योंकि ऑडियंस तो आंख फाड़ के आपका सीन देख रही है। जैसे ही कनेक्ट होगी एकदम से उसको अजीब सा लगेगा, एक अजीब सी सिहरन होगी बॉडी में। तो दिस इज अ वेरी साइकोलॉजिकल थिंग। तो पर कुछ फिल्म मेकर्स इसको यूज करते हैं जस्ट टू क्रिएट दैट सेंसेशन, जहाँ पे ऑडियंस, जहाँ पे फिल्म का कोई कैरेक्टर सडनली ऑडियंस से बात करने लगता है, एंड ऑडियंस एकदम से हो जाती है कि ये क्या हुआ, एंड देन दे फील वेरी पर्सनल कनेक्शन विद दैट पर्सन, दे आइडेंटिफाई विद दैट पर्सन, दे फील दैट ही इज वन ऑफ देम। बाकी फिल्म में जो कैरेक्टर्स उनको मैं नहीं जानता, बट आई नो दिस पर्सन। सो ये जो फोर्थ वॉल का फंडा है वो ये है कि भाई आप जब कैमरा इधर लगा हुआ है तो आप तीन ही साइड तो देख सकते हो, ये साइड है, ये साइड है और ये साइड है। ए वाली साइड तो कैमरे ने ले रखी है ना। तो ये है फोर्थ वॉल आपकी। जब ये ब्रेक होती है, जब कैरेक्टर इसको देख लेता है, कैरेक्टर इधर देख सकता है, इधर देख सकता है, इधर देख सकता है, पर जब कैरेक्टर कैमरे में देख लेता है तब आपकी फोर्थ वॉल ब्रेक हो जाती है। अब इसमें जैसे एक लाइन इन्होंने लिखी है, द ऑडियंस कैन सी एंड कॉम्प्रिहेंड द स्टोरी बट द स्टोरी कैन नॉट कॉम्प्रिहेंड द एग्जिस्टेंस ऑफ द ऑडियंस। तो यहाँ पे कैरेक्टर जब आपसे बात कर रहा है तो वो आपसे बात कर रहा है और वो ऐसा प्रिटेंड कर रहा है कि आप वहां पे हो, बट जो कैरेक्टर्स हैं उस फिल्म में वो ये प्रिटेंड नहीं करेंगे कि आप वहां बैठे हो। ठीक है, वो आपसे सिर्फ बात कर रहा है। वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ ब्रेकिंग द फोर्थ वॉल इज एनी हॉल, जिसमें कैरेक्टर कभी कभी कैमरे से बात करता है, कैमरे से मतलब ऑडियंस से बात करता है, और जब ऑडियंस से बात करता है तो बाकी लोग अनअवेयर हो जाते हैं, बाकी लोग बात नहीं कर रहे, बाकी लोग आपकी तरफ नहीं देख रहे हैं, बाकी लोगों को पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहा है, वो ऑडियंस से बात कर रहा है। सेम हाउस ऑफ कार्ड्स में होता है। हाउस ऑफ कार्ड्स में भी केविन स्पेसी बार बार कैमरे से बात करता है, यानी ऑडियंस से डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है, पर बाकी कैरेक्टर्स उस चीज से अनअवेयर दिखाए जाते हैं कि उनको नहीं पता है कि वो बात कर रहा है। तो इट गोज इनटू अ सेपरेट डायमेंशन वेयर दैट कैरेक्टर ओनली इज टॉकिंग टू द ऑडियंस while rest of the people are not talking to the audience. So साइकोलॉजिकल गेम है। आप जब इसको समझाना मुश्किल है, क्योंकि ये जब आप देखोगे तभी आप इसको समझ पाओगे कि वो क्या फीलिंग होती है जब कैरेक्टर फोर्थ वॉल ब्रेक करता है। व्हेन यू आर वाचिंग अ फिल्म विद द माइंडसेट कि आप एक फिक्शन देख रहे हो जहाँ पे कैरेक्टर्स आपसे इंटरेक्ट नहीं कर सकते, suddenly that character starts to interact with you and you feel very uneasy about it, and that is also one method that filmmakers use in order to create your interest in the film.